हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक क्लास +2 फिज़िक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कैपेसिटेंस। ओके, इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये टॉपिक स्टडी कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक विच इज़ कैपेसिटेंस, इसको स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस जो एक शब्द है वो एक कैपेसिटी है टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी डिवाइस, एनी कंडक्टर टू होल्ड द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है एक कंडक्टर की। ठीक है, और जो हम एक डिवाइस बना देंगे उसको क्या बोलेंगे हम? कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर में एक क्या होगा? एक कंडक्टर होगा। ठीक है, उस कंडक्टर में हम क्या करेंगे? चार्ज को स्टोर कर देंगे। ओके, वैसे कंडक्टर क्या करता है? अगर कंडक्टर को हम चार्ज दें तो चार्ज उसमें फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो जो चार्ज होता है वो आपके कंडक्टर में भी होता है, सेमीकंडक्टर में भी होता है और इंसुलेटर में भी होता है। ठीक है, इंसुलेटर में भी चार्ज क्रिएट होता है, बट चार्ज इंसुलेटर में फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो इंसुलेटर में चार्ज होता है पर वो चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इंसुलेटर कंडक्टिंग नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है उनमें। ठीक है, बट चार्ज उनमें स्टोर हो सकता है इंसुलेटर में। ओके, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए, जो कैपेसिटेंस है इसको किस तरह से डिफाइन किया? द कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, तो ये किसी भी कंडक्टर की, किसी भी इंसुलेटर की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैथमेटिकली हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया कि आपकी कैपेसिटेंस क्या होती है? जितना चार्ज स्टोर हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितना पोटेंशियल वहाँ पर बन गया। ओके, तो इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल यहाँ पे कंडक्टर है। ओके, अब क्या है, मैंने इसके ऊपर चार्ज स्टोर करना है। ओके, तो मैं कहीं से चार्ज लेके आऊँगा। ठीक है, मान लीजिए आपका +Q चार्ज है। ठीक है, चार्ज यहाँ पे लेके आऊँगा और चार्ज यहाँ पर इस कंडक्टर के ऊपर क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्टोर हो रहा है इसके सरफेस के ऊपर। ओके, तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे मैं और चार्ज यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा, यहाँ से चार्ज आता जाएगा, किसी इन्फिनिटी से आपका चार्ज आता जा रहा है, यहाँ पे हम स्टोर करते जा रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो चार्ज है, चार्ज जहाँ पे स्टोर हो जाता है तो इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो इस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो आपका कमिंग चार्ज है, जैसे आपने नेक्स्ट चार्ज लेके आना है तो इसके ऊपर क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। ठीक है, इसको आने नहीं देगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अराउंड क्या हो जाएगा? एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, तो अगर हमने और चार्ज यहाँ पे लेके आना है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इस चार्ज को मूव करना मुश्किल हो जाएगा इस कंडक्टर तक लाने के लिए। ओके, तो क्या होगा? अब हम और चार्ज ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो इतना हो जाएगा कि हम चार्ज को यहाँ पर और ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंडक्टर है इसके पास क्या होगा? किसी लिमिट तक ही चार्ज ऐड हो पाएगा। ओके, तो इसलिए हमने कैपेसिटेंस को किस तरह से डिफाइन किया कि जितना चार्ज पर यूनिट, ठीक है, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। ठीक है, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कि एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही, उसकी ही वजह से हमारा चार्ज आगे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये एबिलिटी है इस कंडक्टर की, ठीक है, टू अलाउ द चार्ज टू बी स्टोर
ठीक है। और किसके हिसाब से देखेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से, ठीक है, कि पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर कितना चार्ज स्टोर हो पाया, ठीक है। तो मैथमेटिकली हमने किस तरह से इसको डिफाइन किया है कि C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय V, क्योंकि यहाँ पे V की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, V की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो पर यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसकी पर यूनिट वैल्यू से कितना चार्ज स्टोर हो पा रहा है। ओके, चलिए इसको हम और एलेबरेट करेंगे आगे। तो जस्ट मैं आपको कैपेसिटेंस का एक जो मीनिंग है वो क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटी टू होल्ड और स्टोर द चार्ज, ठीक है, चार्ज को हमने स्टोर करना है एक कंडक्टर में। ओके, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये कैपेसिटर बनाया क्यों गया, ठीक है, क्यों एक हमें एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ा जिसमें हमने चार्ज को स्टोर करके रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपकी जो मोटर्स होती हैं ना, ठीक है, जो आपके वाटर को पंप कर रही हैं, मान लो ये कोई मोटर है, ठीक है। अब मोटर में क्या होता है, मोटर कई डिवाइसेस में लगती हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो वाटर पंप होता है, ठीक है, वाटर पंप होता है तो उसमें एक मोटर घूमती है, ठीक है, देयर इज़ अ मोटर, रोटर होता है उसमें जो कोई घूमता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल फ़ैन होता है, ठीक है, फ़ैन भी क्या है, एक मोटर है, ठीक है, फ़ैन में क्या लगी होती है, एक मोटर है, ठीक है, तो वो मोटर क्या करती है, घूमती है। ओके, फिर बहुत सारी डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारा जूसर होता है, ठीक है, या तो आपका जो मसाले ग्राइंड करने की मशीन होती है, ठीक है, तो सब में क्या है, एक रोटर लगा है। ओके, तो जो रोटर होता है उसको घूमने के लिए जब वो रेस्ट पे है, तो शुरू में जब वो घूमता है, ठीक है, तो जब वो शुरू में घूमता है तो उसको शुरू में जो टॉर्क देनी पड़ती है वो बहुत हाई टॉर्क होती है। मान लो कोई चीज़ ऐसे यहाँ पे, जैसे आपका फ़ैन स्टिल पोजीशन पे अभी ये घूम नहीं रहा है, शुरू में जब उसको घुमाना है तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्क देनी पड़ेगी, ठीक है, और जब वो घूम जाएगा तो उसके बाद उसको ज़्यादा टॉर्क, ज़्यादा फोर्स नहीं देनी पड़ेगी। पर शुरू में जब रेस्ट पे कोई चीज़ होती है उसको घुमाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टॉर्क देनी पड़ती है, और वो टॉर्क किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। अब जो हमारे घरों में करंट आ रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है लगभग 10 एम्पेयर के आसपास। ओके, तो वो करंट सफिशिएंट नहीं होता है कि वो आपके पंखे को या आपके वाटर की जो मोटर होती है, जो वाटर पंप होता है, उसकी मोटर को घुमा पाए, तो उसको इतनी टॉर्क नहीं दे सकता है। तो हमने क्या किया होता है, एक कैपेसिटर वहाँ पे अपनी मोटर में लगाया होता है, ठीक है, एक वाइट वाइट सा देखा होगा आपने, एक वाइट जैसा एक सिलेंडर की तरह, वाइट कलर मैक्सिमम होता है, तो एक कैपेसिटर वहाँ पे लगा होता है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर का काम क्या, इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हुआ रहता है, ठीक है। तो ये चार्ज होता है, ये फ्लो करता है, ठीक है, इस चार्ज से ही वो एक हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है जो शुरू में एक इतनी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कि आपका पंखा रेस्ट से घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर क्यों बनाया गया, ठीक है, तो कैपेसिटर के बहुत सारे यूज़ होते हैं, जो आपके पावर हाउस होते हैं जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी कैपेसिटर होते हैं। ओके, तो कैपेसिटर का काम है एक एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट देना यहाँ पर, ओके, क्योंकि ये चार्ज बहुत सारा स्टोर अपने अंदर कर लेगा, है ना। तो फिर आपका जो जो पंखे का रोटर है वो घूम जाएगा, ठीक है, जो आपकी मोटर है वाटर पंप की वो भी घूम जाएगी, ठीक है, उसको उतनी इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी ताकि वो स्टार्ट हो सके। ओके, तो ये इसके यूज़ हो गए कैपेसिटर, ठीक है। अगर आपका फ़ैन को देखना है या अपने घर की मोटर को देखना है, उसके साथ एक उसको कंडेंसर बोलते हैं जिसे, ठीक है, कंडेंसर भी कैपेसिटर का ही नाम है। कैपेसिटर को पहले क्या बोला जाता था, कंडेंसर। ओके, तो ये है हमारा कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटी टू द होल्ड द चार्ज। अब इसको हम काफ़ी अच्छी तरह से इसको एलेबरेट करके स्टडी करेंगे। ओके, अब इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है। मान लीजिए कोई भी आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में। ओके, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ना,
तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में कोई कंडक्टर आ जाता है, ठीक है, तो वो जो कंडक्टर होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव होगा, ठीक है, कि अगर आपका कोई कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तभी हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, तो कैपेसिटेंस जो हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। ओके, तो देखिए क्या है, जो आपका फर्स्ट जो है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज़ जीरो। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होगी, ज़ीरो, ठीक है, बाहर में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, देर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इनसाइड, अगर हम इनसाइड द कंडक्टर बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। ओके, अब देखिए क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और किसी नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये प्रूव करने वाले हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर आपको पता है, कंडक्टर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो देखा, तो कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज़ ज़ीरो। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे देखिए, ये कंडक्टर है, दिस इज़ अ कंडक्टर विच इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी एक पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, तो ये क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे जा रही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बाहर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, देखिए ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फ्लो कर रही है। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि हम क्या बोल रहे हैं कि चलो ये जो आपका कंडक्टर है इसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट अगर हम इनसाइड द कंडक्टर देखें यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है, ज़ीरो। अब देखो ऐसा क्यों होता है, अब क्यों होता है, बहुत आसान है समझने के लिए, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी फ़्लो कर रही हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो होगा पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। ओके, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या करती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से फ़्लो कर रही है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको अपने साथ अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और जो नेगेटिव चार्ज होगा, कोई नेगेटिव चार्ज अगर इसके रास्ते में आएगा तो वो उससे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है इस तरह से, तो ये इससे अपोजिट इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है, ये हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ लेके जाएगी फोर्स लगाकर और नेगेटिव चार्ज को अपने अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी। ओके, तो देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी इस तरह से, तो ये जो आपका कंडक्टर है इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों थे इसके अंदर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सारा का सारा पोलराइज करके, वो मान लीजिए जितना भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था इसके अंदर, नेगेटिव भी था पॉजिटिव भी था, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारा का सारा आपका इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज, सारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी तरफ, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह खींच लिया, यहाँ पे फोर्स लगा के ऐसे, ठीक है, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर इंड्यूस हो गया, पोलराइज हो गया, और पॉजिटिव चार्ज को इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाकर इस साइड, ठीक है, ये जो कंडक्टर है इसके इस साइड में बिल्कुल यहाँ पे क्या कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया इस साइड, ठीक है। तो अब जो ये हमारा इंसुलेटर है, सॉरी ये जो हमारा कंडक्टर है, ये क्या हो चुका है, इसको बोलते हैं पोलराइज, क्या हो गया है, ये पोलराइज हो गया है। ओके, तो देखिए अब हमारा ये जो
कंडक्टर है, पोलराइज हो चुका है, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पोलराइज हो गया है। तो आपको पता है ये जो कंडक्टर है इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो इस साइड पूरा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है कंडक्टर में और इस साइड नेगेटिव आ गया है। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई कंडक्टर के अंदर, ओके। तो देखिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बराबर होगी, ठीक है। जो कंडक्टर होगा वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो कि यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इसने इंड्यूस कर ली, ओके, ठीक है। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, यही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस तरह से, ये ई नॉट जो बाहर से दी गई थी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर ने यहाँ पर बना ली, ठीक है, जिसको हम ई पी बोल रहे हैं, ठीक है, ई पी, ओके। तो ये जो ई नॉट है ये ई पी के बराबर होगी, बट क्या है, अपोजिट हैं दोनों, ओके। तो जब आपकी इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आप आमने सामने से टकरा रही हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, ओके। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हो, देखो ई नॉट माइनस ई पी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे जो कंडक्टर है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं होगी, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है इनसाइड द, हाँ बाहर है, ठीक है, आउटसाइड है जो वहाँ पे एक्सटर्नली लगाई गई है, पर इनसाइड क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो जब ये आपस में यहाँ पर ऐसे एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ऐसा बोल सकते हैं आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ओके। तो यहाँ को मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा, ठीक है, ग्रुप में, तो आप बड़े आराम से वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं उसको। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी प्लेस, ओके। जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी, ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सेम चीज़ ही यहाँ पर बोली जा रही है। तो देखो क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके। अब देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं ये, मान लीजिए कोई हमारे पास चार्ज्ड कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसके सरफेस के ऊपर आपका ऐसे चार्ज, सॉरी इस तरह से बनाते हैं, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके सरफेस के ऊपर कोई चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक चार्ज्ड कंडक्टर है। तो अब हमने जो चार्ज होता है वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, चार्ज के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो इसका सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, जो सरफेस है इससे ऐसे परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं, ओके। तो देखो जो हमारा एक चार्ज्ड कंडक्टर होता है, ओके, तो उसमें जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर इसको मान रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये आपका वो स्टैटिक है, चार्ज क्या है, स्टैटिक है, चार्ज इज़ नॉट फ्लोइंग, ठीक है। कंडक्टर हैज़ चार्ज बट इट इज़ नॉट फ्लोइंग, इट इज़ इन स्टैटिक कंडीशन, वो फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वो फ्लो करता, ठीक है, फ्लो करता है, इसका बोलने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ये इस तरह से ऐसे फ्लो करता, तो बोलने का मतलब फ्लो क्यों करता, क्योंकि इसको क्या लग रही है, एक फोर्स मिल रही है। फोर्स क्यों मिलती है, फोर्स मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती
ऐसे इस तरह से होती तो ये चार्ज क्या करता, इस तरह से फ्लो करता, ठीक है। क्योंकि ये फ्लो नहीं कर रहा है, इसके ऊपर इस साइड को कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो बोलने का मतलब इस साइड को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, ठीक है। इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो क्या होता, तो ये चार्ज मूव कर रहा होता। बट ये जो कंडक्टर का जो चार्ज है, इट इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ अंडर स्टैटिक कंडीशन, ओके। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टेंजेंशियली नहीं है, ठीक है। कंडक्टर के टेंजेंशियली फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है। अगर कर रही होती इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये चार्ज मूव कर जाता। तो हम क्या मान के चलते हैं कि सिर्फ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब चार्ज आपका ऐसे आउटसाइड द सरफेस तो जा नहीं रहा है, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके। दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। मैंने आपको बहुत आसान से शब्दों में बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया था, ठीक है, ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्होंने डायरेक्शन एज्यूम करी है, ठीक है। ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये क्या है आपका ई कॉस थीटा क्या है, ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ओके। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। क्योंकि अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट ज़ीरो नहीं होगा तो आपका चार्ज मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, ओके। तो क्योंकि हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मान रहे हैं, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि आपका जो चार्ज जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्योंकि यही एक कंडीशन हो सकती है जब आपका चार्ज मूव नहीं कर रहा है, ओके। अगर आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया तो बोलने का मतलब क्या हुआ, चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी और चार्ज मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, ओके। और जो हम नहीं चाहते हैं, नहीं तो हमारी फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन डिफाइन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम ये क्या मान के चलते हैं कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज़ ज़ीरो, ठीक है। नेट चार्ज क्या होता है, एक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ज़ीरो होता है, ओके। तो क्यों होता है नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर ज़ीरो। नेट चार्ज बोलने का मतलब हो गया है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। देखो कोई भी आपका कंडक्टर होता है, कोई भी एटम होता है, एटम क्या होता है, एटम न्यूट्रल होता है अगर हम एटम की बात कर लें, ठीक है। एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार्ज है बट एटम क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है, ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कंडक्टर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो अगर हम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट डी एस का नेट इंटीग्रल जो है दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज इनसाइड द कंडक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो हमने यहीं से प्रूव कर देंगे इसको। अब देखिए ये होता है, अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, ज़ीरो। अभी हमने अभी पढ़ा। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो करेंगे तो ये जो चार्ज होगा इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम ये क्या मान के चलेंगे कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी है, ज़ीरो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो आपका चार्ज भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें सीखने को मिली कि देखो नेट चार्ज जीरो होता है, चार्ज जीरो नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे बट उनका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो और नेट चार्ज भी ज़ीरो, ठीक है। नेट चार्ज जीरो होगा, ओके। अब नेक्स्ट है सेम चीज़ है, चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो चार्ज होता है कोई भी कंडक्टर है, चाहे आपका स्फेरिकल कंडक्टर है, चाहे आपका कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है या आपका कोई भी शेप है, ठीक है। तो क्या होगा,
बोला कि चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर ही लाई करेगा, अंदर नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ऊपर पहले से बता चुके हैं कि क्यू इनसाइड नेट क्यू इनसाइड द क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जो भी आप चार्ज देंगे किसी भी कंडक्टर को तो वो उसके सरफेस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आएगी इसके लिए। ठीक है, ऑलरेडी आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। ओके, सेम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, तो आपका क्यू भी ज़ीरो होगा। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, बाहर है। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर हम चार्ज को ज़ीरो प्रूव कर चुके हैं कि क्यू ई ज़ीरो है तो क्यू भी ज़ीरो है। पर जब हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज जाएगा कहाँ, ठीक है, तो वो सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, बाहर उसके सरफेस के ऊपर। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट फॉर एंटायर कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए आपको मैंने एक चीज़ और बतानी है, आपके होते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, इक्वी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस होते हैं जहाँ पे पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, बोलने का मतलब अगर आपने किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो आपका बी ए माइनस बी बी कितना होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा, ओके, तो वो क्या होगा, यहाँ पर ज़ीरो होगा। ठीक है, हमें कोई काम यहाँ पर मैथमेटिकली नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इक्विपोटेंशियल वो सरफेसेस होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। ओके, तो अगर हम वैसे तो हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ओके, r क्या है, डिस्टेंस है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज q है मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अराउंड अगर हम एक स्फेयर बनाएं, ठीक है, ऐसे हमने एक स्फेयर बना दिया जिसकी रेडियस r है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज q से r डिस्टेंस के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ओके, अगर मैं रेडियस को बढ़ा देता हूँ तो ये एक और सरफेस बन गया। ठीक है, तो इसकी जितनी रेडियस होगी डिवाइडेड बाय r हम उतना कर देंगे, चार्ज तो वही है। ओके, तो देखो क्या है, ये जो आपका एक सरफेस था ये क्या था, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस था। तो ये जो यहाँ पर भी जो रेडियस r है वो यहाँ पे इस पॉइंट के पर भी रेडियस r ही होगी। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। और ये क्या हो गया आपका, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। ओके, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, क्योंकि r क्या है, सेम है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज़ सेम। ठीक है, ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर एंटायर कंडक्टर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, ज़ीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई तो आपका dV/dr ज़ीरो के बराबर। ठीक है, dV/dr ज़ीरो कब होगा, जब आपका ये जो v है, ये जो पोटेंशियल है जिसकी डिफरेंशिएशन हो रही है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू की डिफरेंशिएशन ज़ीरो के बराबर होती है। ओके, तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि आपका जो पोटेंशियल है दैट इज़ कांस्टेंट। ओके, तो मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है,
यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो कंडक्टर के अंदर चाहे हॉलो है चाहे वो आपका हॉलो नहीं है, ठीक है, चाहे आपका कोई सॉलिड स्फेयर है चाहे हॉलो स्फेयर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा अंदर ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है। बोलने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो बोलने मतलब चार्ज भी अंदर क्या होगा, ज़ीरो होगा, पर सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो क्यू चार्ज सरफेस के ऊपर है, तो ये क्या है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ओके। तो कोई कंडक्टर था, ये कोई स्फेरिकल मैंने कंडक्टर ले लिया है ना। तो अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर इसके जो सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, v इज इक्वल टू, अभी लिखा था मैंने 1/4πε0 Q/r, ऐसे होगा। तो सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है दैट इज़ 1/4πε0 Q/r। तो अगर आप सरफेस से अंदर की तरफ भी आते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट, इधर आप कोई भी पॉइंट लीजिए तो वो उतना ही होगा, ठीक है, 1/4πε0 Q/r। ये हुआ इसका बोलने का मतलब, ठीक है। तो पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, ज़ीरो है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो हमारे पास पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कंडक्टर के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, ओके। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ बताई गई है, इसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, ठीक है, एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उसके, ओके। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि इसको हमने प्रूव कैसे करना है, तो देखो ना, गॉस लॉ से इसको प्रूव किया हुआ है, ओके। गॉस लॉ क्या बोलता है आपका कि अब जो फ्लक्स होता है दैट इज़ ई इंटू डी एस, ठीक है। और जो आपका चार्ज है, ठीक है, दैट इज़ चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन सरफेस चार्ज, क्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी एस। डी एस क्या है, एरिया, ठीक है, कि पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज है। तो हम क्यू को सिग्मा इंटू डी एस लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए इन्होंने गॉस लॉ से बड़े आराम से यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो आपका फाई क्या होता है, फाई जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज़ इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। तो इन्होंने एक ये जो गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, ठीक है, ये था आपका सरफेस। तो सरफेस का इन्होंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है कंडक्टर का, ठीक है, और इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है। वो क्या ड्रॉ किया है, एक सिलेंडर, ठीक है। और ये गॉसियन सरफेस के ऊपर गॉस थ्योरम यहाँ पे इन्होंने लगा दी है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इट इज़ परपेंडिकुलर, ओके। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बाहर ऊपर की तरफ होगी ना सरफेस से, ओके, एक चार्ज कंडक्टर से, ओके। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पे इन्होंने जब इसको लगाया तो क्या होगा, ई डी एस, ठीक है, इसके साथ कॉस थीटा कॉस एंगल कितना होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ओके। देखो यहाँ पे लिखा भी है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, just outside condition is normal to the surface, so the contribution of the total flux through the pillbox comes only from the outer cross section, ओके। तो यहाँ पे देखिए आउटर क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, देखो ये गॉसियन सरफेस था ना, देखो मैं जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ये सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये गॉसियन सरफेस था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ओके। तो यहाँ पे ये जो गॉसियन सरफेस का ये वाला जो आपका एरिया होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी आपका इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ई और डी एस में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ओके। क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। ये जो अंदर में जो आपका गॉसियन सरफेस का जो पोर्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ओके। तो इधर के लिए, और जो इसकी जो पेरीफेरी है यहाँ पे डी एस क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 3 सरफेसेस बनते हैं ना आपको सिलेंडर में, अगर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 सरफेसेस होंगे जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। 2 तो आपके क्या हो गए, 2 तो आपके ये सर्कुलर हो गए सिलेंडर के, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा आपका जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब आपको याद आ गया होगा, ठीक है, मे बी।
तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये वाला जो आपका कर्व्ड है ये 90 डिग्री एंगल है ई और डी एस के बीच में, ठीक है। सिर्फ आपके पास ये वाला बचता है, ये वाला, ठीक है। तो इसी से ही आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे काउंट होगा। तो आप बोल सकते हैं कि आपका ई डी एस, ठीक है, फाई ई किसके बराबर है, ई डी एस के बराबर, ठीक है। और क्यू को लिख दिया आपने सिग्मा डी एस, ठीक है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज़ सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू डिवाइड बाय एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके। और यहाँ पे सेम चीज़ अगर वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो आपने लिख दिया है वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटर डायरेक्शन, ओके। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से कंडक्टर है, ठीक है। जो चार्ज डेंसिटी होती है कि सरफेस की वो होती है क्यू बाई ए, कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में एरिया में कितना चार्ज है, ठीक है। अगर एरिया की वैल्यू कम होगी तो आपका सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे जितना भी चार्ज होगा वहाँ पे ये मतलब थोड़ा दूर दूर स्प्रेड होगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे एरिया क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, बहुत पास पास में यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ओके। चलिए तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, ठीक है। चलिए एक शायद एक और नया टॉपिक है यहाँ पर जो यहाँ पे साथ में ही इसके साथ हम इंक्लूड कर लेते हैं, विद दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हमने बात करी थी कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को देते भी हैं, ठीक है, बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी भी, तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक वैसा ही एक चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, पोलराइज हो जाएगा चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कंडक्टर के बाहर हमने दी तो ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, कंडक्टर का पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, और अंदर इससे एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर नहीं होती है, कंडक्टर चाहे हॉलो है चाहे सॉलिड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपका सेम चीज़ हुई कि आपने एक ऐसा कंडक्टर बनाया, एक ऐसा हॉलो कंडक्टर बनाया, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये आपको कब चाहिए होता है ऐसी चीज़, ठीक है। जैसे मान लो अब देखो क्या होता है ना, आपकी लाइटनिंग होती है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म आता है, तो उसमें क्या होता है, जो जैसे लाइट प्रोड्यूस होती है ना स्काई में, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जनरेट होती है। बोलते हैं ना कि यहाँ पे लाइटनिंग हो गई, या हिंदी बोलते हैं यार बिजली पड़ गई, और ये जो लोग थे ये लाइटनिंग से जल गए, ठीक है। लाइटनिंग से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का पोल है वो क्या हो गया, जल गया, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। तो जो स्काई से जो लाइटनिंग होती है उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ओके। तो क्या होगा, जैसे जैसे हमारी हम बोलते हैं, आपको क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए अगर आप किसी कार में बैठे हैं, ठीक है, एक कार में अगर आप बैठे हुए हैं और अगर लाइटनिंग हो रही है तो जो लाइटनिंग हुई वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे प्लेन होते हैं, ठीक है, जो प्लेन होते हैं वो स्काई में क्या करते हैं, स्काई में आपके फ्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर भी लाइटनिंग का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बट वो लाइटनिंग क्या करती है, प्लेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है, ठीक है। हालांकि अगर आप किसी ट्री के अंडर खड़े हैं तो ट्री के अंडर खड़ने से लाइटनिंग आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, देखिए कार क्या है, कार एक कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। कार क्या है, एक हॉलो कंडक्टर है, ठीक है। कार का एक मेटल बॉडी होती है ना, ठीक है, मेटल बॉडी होती है, या प्लेन है उसके पास भी क्या होती है, एक मेटल बॉडी होती है, तो वो सेम काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऊपर से आई, मान लीजिए आपकी कार थी, या तो आपका प्लेन है या आपकी कार है, ठीक है, कार के अंदर आप बैठे हुए हैं, कार क्या एक मेटल बॉडी है, ओके। ऊपर से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, लाइटनिंग
की वजह से, थंडरस्टॉर्म की वजह से। अब क्या हुआ, यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, देखो सेम प्रोसेस। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड की हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बोलने का मतलब लाइटनिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा, ठीक है, हम बच गए उससे, ठीक है। बट अगर हम एक ट्री के अंडर खड़ जाते हैं तो ट्री कंडक्टर की तरह वैसा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो हमें वो शील्ड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो अगर हम ट्री के अंडर खड़ेंगे तो मे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइटनिंग होगी उससे हमारी बॉडी क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है, हमारी डेथ भी हो सकती है उससे, ठीक है, बर्न हो जाती है बॉडी, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होगी। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे सेम चीज़ आपको बताई गई है। ओके, तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, आप उसको अच्छी तरह से वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज अब फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा कैपेसिटेंस था, ठीक है, कैपेसिटेंस जो हमारा चैप्टर था वो क्या था, जिसको हम पढ़ रहे थे अभी, वो था आपका कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। ओके, उसी को ही हम कंटिन्यू करके आगे चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।